चलो भाई, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा आज की जो हमारी क्लास है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, अगेन चैप्टर नंबर 9, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। राइट। तो आज हम गवर्नमेंट बजट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि गवर्नमेंट बजट क्या है, राइट, इसकी क्या क्या सिचुएशंस हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगेन ये रिवीजन भी है बेटा आपका, और इसको हम अच्छे से ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूं बिफोर डिस्कसिंग द एंटायर चैप्टर। हम इसके बारे में थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली चैप्टर की क्या सिचुएशन है, राइट, सो दैट ये चैप्टर हमें प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आए। अब जरा 2 मिनट ध्यान सुनिएगा प्लीज। लिखिएगा कोई नहीं बेटा, आप सिर्फ सुनिएगा, लिखने का मौका आपको मिलेगा। अगर मैं इंडिया की बात करूं, ठीक है जी, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो भारत में भारत सरकार इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी, इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी, राइट, या तो बेटा ये फर्स्ट वीक में आता है या तो लास्ट वीक में आता है। ज्यादातर बेटा फर्स्ट वीक में बजट आता है। अब जैसे इस बार भी आया था, आपने देखा होगा, फर्स्ट सेकंड डे ऑफ द मार्च, सॉरी फेब्रवरी, ये बजट आया था। अब ध्यान सुनेगा, सरकार क्या करती है हर साल, ये एवरी ईयर होता है बेटा, ठीक है, एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी गवर्नमेंट क्या लेके आती है, एक बजट लेकर आती है। अब क्वेश्चन आता है सर, बजट लेके आती है मतलब बेटा पार्लियामेंट में गवर्नमेंट, राइट, कुछ बातों में डिस्कशन करती है। ऐसे देखिए, जैसे मान लो मैं मानता हूं 1 फरवरी 2021, हम डेट लेके चल रहे हैं 1 फरवरी 2021, गवर्नमेंट बजट लेकर आई, ठीक है। तो डेफिनेटली इसके पिछला साल भी गुजरा होगा और आने वाला समय भी है। अब मान लीजिए जो साल गया, दिस इज द फाइनेंशियल ईयर 2021, राइट, जो हमारा साल बीता 2021, राइट, दैट इज फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू एंड ऑफ द 31 मार्च, राइट। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो आने वाला समय है 21-22, दिस इज द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। अब जरा 2 मिनट ध्यान सुनिएगा प्लीज। ये हमारा साल बीत चुका, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ काम किया होगा ना, गवर्नमेंट डन समथिंग, और यहाँ पे सरकार कर चुकी है, करेगी, विल डू। यानी कि सर इस साल गवर्नमेंट कर चुकी है जो उसे करना था, जो भी उसने काम किया, जो भी उसने डेवलपमेंट प्रोग्राम किए। तो बजट का जो सेशन होता है बेटा पार्लियामेंट में, बजट का जो सेशन चलता है कहाँ पे बेटा, पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में बजट जब अनाउंस किया जाता है तो गवर्नमेंट वहां पर रिकॉर्ड देती है कि हमने पिछले साल क्या किया, राइट, हमारी टैक्सेशन पॉलिसी क्या थी, हमने रिवेन्यू कहाँ कहाँ से जनरेट किया, कहाँ कहाँ खर्चा किया, राइट, क्या क्या डेवलपमेंट एक्टिविटीज करी, क्या क्या नॉन डेवलपिंग एक्टिविटीज करी, सारा रिकॉर्ड, राइट, वो सारा रिकॉर्ड बेटा पिछले साल का बताती है करंट ईयर में। और उसी पार्लियामेंट के सेशन में, उसी बजट सेशन में बेटा गवर्नमेंट ये भी अनाउंस करती है कि वो आने वाले समय में, यानी कि जो आने वाला टाइम है, आने वाला साल है, उसके दौरान क्या क्या करने वाली है। अब इसका ना बेसिकली इस वाले साल की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का जो मेन फोकस रहता है, दो चीज पे रहता है। एक तो रहता है बेटा बजट रिसिट्स, यानी कि पैसा गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से रिसीड करेगी, और दूसरा होता है बेटा गवर्नमेंट का जो बजट एक्सपेंडिचर होता है, अगेन दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब ध्यान सुनिएगा, सरकार यहाँ पर बताती है कि भैया इस साल हमें कितना खर्चा करना है, और उस खर्चे को करने के लिए इस साल रेवेन्यू हम कहाँ कहाँ से जनरेट करेंगे। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट क्या कर रही है बेटा पार्लियामेंट के सेशन में, राइट, कुछ चीजों को डिक्लेयर कर रही है। क्या कर रही है, कुछ चीजों को डिक्लेयर कर रही है कि हम आने वाले समय में कैसे कैसे चीजों को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज होने वाली है, कौन कौन से डेवलपिंग प्रोग्राम्स हमारे आने वाले हैं। तो इन सारी चीजों के ऊपर गवर्नमेंट बेटा क्या करती है, एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है। क्या करती है बेटा, एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है। उसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम बजट के नाम से भी जानते हैं, राइट। और इसी साल गवर्नमेंट अपने पिछले साल के रिकॉर्ड्स को भी दिखा रही होती है। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब क्या है सर, भारत में क्या है, हर साल फरवरी को सरकार अपने पिछले साल का काम का हिसाब देती है, और जो आने वाला समय है
उसमें किस तरीके से गवर्नमेंट एक्टिविटीज को करेगी, राइट, किस तरीके से गवर्नमेंट एक्टिविटीज को करेगी, उसके बारे में भी गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, अपनी स्टेटमेंट देती है कि हम कहाँ कहाँ खर्चा करने वाले हैं, राइट, और कहाँ कहाँ पे हमें पैसा रिसीव होगा, किन किन सोर्सेस से हमें पैसा रिसीव होगा, ये सारी बातें बेटा सरकार डिस्क्लोज करती है इन द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम बजट सेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ सर, ये आपने जो कहानी बताई इसका क्या मतलब था, तो ये जो चैप्टर है बेटा, ये कंप्लीटली इन दो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, बजट रिसिप्ट्स और बजट डेफिसिट। वंस यू क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट्स, बजट रिसिप्ट्स क्या होता है, बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है, विद दिस चैप्टर इज ओवर। तो यहाँ पर बेटा मैं आपको तीन चीजें पढ़ाऊंगा, ध्यान सुनिएगा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं जनरली बात करूं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले, तो सबसे पहले तो मैं आपको पढ़ाऊंगा बजट क्या है, तो इसका मीनिंग हम डिस्कस करने वाले हैं, पता तो ले, ऐसे तो आपको छोटा छोटा रिव्यू तो मिल गया होगा कि बेसिकली बजट क्या होता है, राइट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सर, बजट के जो फॉर्म्स हैं वो क्या होता है, टाइप्स ऑफ बजट, टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, वट एवर, ये छोटी छोटी चीजें। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो इसके कंपोनेंट्स रहेंगे, और जो कि हमने दो कंपोनेंट्स भी पढ़े, बजट रिसिप्ट्स बी आर लिख देता हूँ बेटा, और बजट एक्सपेंडिचर बी, राइट, तो इसको पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद एक टॉपिक आता है हमारे पास डेफिशिट का, राइट, जैसे हम ये तीनों टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा तो चैप्टर इज ओवर। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर बेटा इन्हीं पे है, बजट का मतलब क्या होता है, राइट, कंपोनेंट्स क्या है हमारे बजट के, और हमारा बजट डेफिशिट किस तरीके से होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है भाई, तो एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया। अब हम इसके डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बजट हमारा क्या है, बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है, सरकार क्यों बजट बनाती है, क्या ऑब्जेक्टिव है उसका, वो सारी बातें बेटा आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, और अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। हेडिंग डालो बेटा, गवर्नमेंट बजट, हेडिंग डालिए, गवर्नमेंट बजट। ठीक है जी, तो कॉन्सेप्ट तो आप लोग समझ ही चुके हो बेटा कि कॉन्सेप्ट क्या होता है बजट का, राइट। तो जरा फटाफट से काम कीजिएगा, इसके डेफिनेशन लिखिएगा। तो कहते हैं, इज अ स्टेटमेंट, इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड receipts एंड expected expenditure of the government, of the government for the financial ईयर, यानी कि जो अपकमिंग हमारा आने वाला फाइनेंशियल ईयर है वो, दैट रिविल बजटरी पॉलिसी, बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू अचीव द ट्वाइन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। बेटा राइटिंग समझ आ रही है आपको, राइटिंग में किसी को दिक्कत हो पूछ लेना भाई। देखो भाई, जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि भैया गवर्नमेंट एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है, क्या बनाती है बेटा, एक स्टेटमेंट। लेट अस अज्यूम दिस इज द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है, और एक स्टेटमेंट में मान लीजिए दो कॉलम्स बना देता हूँ। एक साइड हम लिख लेते हैं बजट रिसिप्ट्स, और एक साइड में लिख लेता हूँ बजट एक्सपेंडिचर।
अच्छा लिखना बंद करो पहले तो आप लोग, इधर सुनो बेटा, जिन्होंने नहीं लिखा कोई बात नहीं, पहले इधर सुन लो आराम से। देखिए, तो यहाँ पर हमने क्या करा, एक स्टेटमेंट बनाई, जैसे कि आप जो नॉर्मली अपने अकाउंट्स में बनाते हैं बेटा। स्टेटमेंट्स क्या रहती है आपकी, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह वगैरह, वो बहुत सारी चीजें रिकॉर्डों को डिफाइन डिफाइन करता होगा, राइट। तो सर हमने एक रिसिप्ट्स स्टेटमेंट बनाई, जहां पर हमने क्या लिख दिया, बजट रिसिप्ट्स, और क्या लिख दिया, बजट एक्सपेंडिचर, कब का, आने वाले साल का, यानी कि अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। और अभी हमारा आने वाला फाइनेंशियल ईयर 21-22, यही है ना। सरकार जो बजट लेकर आई है बेटा, वो कौन से साल के लिए लेकर आई है, 21-22 के लिए। अब जरा ध्यान सुनिएगा प्लीज। सर गवर्नमेंट जो बजट लेकर आई है, ये जो रिसिप्ट्स हैं, ये आने वाला है या आ चुका है। ध्यान सुना प्लीज, ये आने वाले हैं या आ चुके हैं, यानी कि सर ये आने वाला है। एक्सपेक्टेड ना, मैं फ्यूचर के लिए सोच रहा हूँ कि यार फ्यूचर में मुझे इतना पर्टिकुलर पैसा आना चाहिए और इतना पर्टिकुलर पैसा मैं खर्च करूंगा। तो ये दोनों ही चीज हमारी क्या है बेटा, एक्सपेक्टेड है, यानी कि इतना आएगा, इतना खर्चा होगा, दीज ऑल आर एक्सपेक्टेड। तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज। सर सरकार की कोई एक ऐसी स्टेटमेंट, बिल्कुल ध्यान सुनेगा, सरकार की कोई एक ऐसी स्टेटमेंट बेटा, जो हमारे बजट रिसिप्ट्स को और बजट एक्सपेंडिचर को कौन से वाले, एक्सपेक्टेड होने वाले, फ्यूचर में होने वाले खर्चों को, फ्यूचर में होने वाली रिसिप्ट्स को दर्शाता है, दिखाता है, राइट। उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बेटा मैं नाम देता हूं, इस स्टेटमेंट को हम नाम देंगे गवर्नमेंट बजट। क्या नाम देंगे बेटा इसको, गवर्नमेंट बजट, राइट। अब एक गवर्नमेंट बजट बेसिकली एक पॉलिसी भी कहलाती है। ध्यान सुनेगा प्लीज, आप प्लीज ध्यान से सुनो, लिखना आराम से, बाद में टाइम मिलेगा आपको। तो हमने जनरली क्या देखा कि सर एक स्टेटमेंट है जो सरकार लेकर आती है हर साल फाइनेंशियल ईयर एंड में, राइट। जब हमारे को नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा हो तो उसके स्टार्टिंग में, राइट। तो सर एक स्टेटमेंट लेकर आती है, उस स्टेटमेंट में जनरली सरकार एक्सपेक्ट करती है कि भाई इतना पैसा हमें यहाँ से रिसीड होगा और इतना पैसा हम यहाँ खर्च करेंगे, राइट। तो वो हमारे एक तरह का स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट को हम क्या नाम देते हैं बेटा, गवर्नमेंट बजट। इसी गवर्नमेंट बजट को मैं एक पॉलिसी भी कहता हूँ। ये एक पॉलिसी भी है बेटा, जिस पॉलिसी को हम नाम देते हैं बजटरी पॉलिसी। बजटरी पॉलिसी बोलूं या मैं इसको बोलता हूँ फिस्कल पॉलिसी। ध्यान सुनिएगा प्लीज, ये हमारी बजटरी पॉलिसी होगी, या इसको मैं नाम दूंगा फिस्कल पॉलिसी। तो जो बजटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी है, इसका एक और काम होता है बेटा यहाँ पर, कि ये दो ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है। सरकार के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक होता है ग्रोथ, और ग्रोथ के साथ साथ बेटा सरकार को स्टेबिलिटी भी करनी होती है। स्टेबिलिटी का मतलब जानते हैं आप, बैलेंस ग्रोथ, यानी कि समाज में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं होना चाहिए। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को करेक्ट करके बेटा हम स्टेबिलिटी को क्रिएट करते हैं। तो यानी कि ध्यान तो सुनिएगा प्लीज, अगर मैं इसका पूरा क्रक्स निकालूं, क्या निकालू बेटा, क्रक्स, तो क्रक्स में हम क्या बोल सकते हैं, सर गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है जो सरकार के आने वाले टाइम के खर्चों को और आने वाले टाइम के किसको बेटा, रेवेन्यू को दर्शाता है, दिखाता है, राइट। दूसरा, सर ये जो बजट है इसको हम एक बजटरी पॉलिसी या फिर फिस्कल पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, जिसका एक और काम होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है कि ग्रोथ के साथ साथ स्टेबिलिटी को भी अचीव करी जाए। तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट, एंड आई होप सो कि आपको समझ में आया हो। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा, देखिए, फिर आराम से मैं डाउट लूंगा एक एक करके सबके। गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट, क्या कह रहा है बच्चे, गवर्नमेंट बजट क्या है, एक स्टेटमेंट है ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स ऑफ एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। यानी कि गवर्नमेंट बजट क्या है बच्चे, एक स्टेटमेंट है किस चीज का बेटा, एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स का और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर का ऑफ द गवर्नमेंट। किसके लिए, फाइनेंशियल ईयर, ये हमने लिखा था ना, फाइनेंशियल ईयर जो आने वाला है। दैट रिवील द, ये किसको दर्शाती है बेटा, बजटरी पॉलिसी को। यही बताया था मैंने आपको, बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, जिसका मेन मोटिव क्या होता है, अचीव द ट्वाइन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। यानी कि जो बजटरी पॉलिसी है इसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं बेटा, पहला ग्रोथ के साथ साथ हम किसको अचीव करें बेटा, स्टेबिलिटी को। समझ आया, हाँ जी बेटा, क्या क्लियर हुआ आपको ये मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट, इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा। चलो जी, अब हेडिंग डालिए फटाफट से, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक है, हाँ वो थोड़ा इश्यू था उसमें बेटा।
चलिए अब हमारे गवर्नमेंट बजट का कुछ ऑब्जेक्टिव भी है, ध्यान सुनेगा, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, बताओ भाई गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो फटाफट से जो 5-6 पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को लिखते हैं, फिर एक एक करके उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो बेटा कुछ ऑब्जेक्टिव्स है हमारे पास। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे पास जीडीपी ग्रोथ। गवर्नमेंट बजट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा, जीडीपी को ग्रोथ करना। दूसरा आता है हमारे पास बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। तीसरा है बेटा हमारे पास एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। फोर्थ वी आर हैविंग, लिखते रहो बेटा इसको, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। फिफ्थ है बेटा हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एंड सिक्स्थ वी आर हैविंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। चलिए जरा 2 मिनट ध्यान सुनेगा, पहले इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं डिस्कशन इसका, फिर अगेन डिटेल में तो हमें डिस्कस करना ही है बेटा इसको, क्योंकि अगेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप सिर्फ रट्टा नहीं मार सकते बेटा, चीजों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए सबसे पहला तो जीडीपी ग्रोथ है। अगेन कोई भी सेगमेंट, कोई भी पॉलिसी सरकार लेकर आती है बेटा, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है, अर्थव्यवस्था का विकास। अर्थव्यवस्था का विकास कैसे होगा, जीडीपी के ग्रोथ से। अब डोंट टेल मी आपको जीडीपी का मतलब नहीं पता बेटा, पूरा नेशनल का पढ़ा चुका हूं तुम्हें। अगला है बेटा हमारे पास बैलेंस रीजनल ग्रोथ। आपने एक रिसेंटली चैप्टर पढ़ा था बेटा, जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, वहां पर मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था रूरल डेवलपमेंट इंडियन इकोनॉमी में। राइट, रूरल डेवलपमेंट वाले चैप्टर में बेटा बेसिकली हमने ये पढ़ा था कि कैसे रूरल एरिया को डेवलप करके हम एक बैलेंस ग्रोथ लेकर आ सकते हैं। तो वही है बेटा ये बैलेंस रीजनल ग्रोथ। तो यहाँ पर बेटा कुछ बेसिक बेसिक बातें, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगेन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें हमें बड़ा टाइम लगेगा। दीज आर द वेरी टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स, राइट, क्योंकि समझने में काफी टाइम लगेगा बेटा इसको। बाकी तो ये सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, जैसे इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है, ऑब्वियस सी बात है। सरकार जब भी बजट लेकर आती है तो सरकार का एक मोटो होता है कि भैया रोजगार बढ़े। ठीक है, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये जो टॉपिक है बेटा, ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ चैप्टर नंबर 8 में। मैंने आपको एक पॉलिसी पढ़ाई होगी, फिस्कल पॉलिसी। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी हुई है, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है बेटा, वहां पर देख सकते हैं। और वीडियो सिर्फ देखा ही मत करो नालायको, लाइक्स भी कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, करते करते हो नहीं तुम लोग, सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो थोड़ा। ठीक है, अब जरा ध्यान सुनाओ फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी में आपको चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा चुका हूं, जहां पर हमने जनरली करेक्ट करा था सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ठीक है जी, तो वहां पर मैंने आपको काफी डिटेल में पढ़ाया था, इसकी प्रॉपर वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, आराम से देखो। फिस्कल पॉलिसी की, ठीक है, तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ बेटा चैप्टर नंबर 8 में, तो उसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा हुआ है वो आई थिंक चैप्टर नंबर 8 का तीसरा लेक्चर है बेटा, तीसरे लेक्चर में मैंने फिस्कल पॉलिसी पढ़ा रखी है उसमें। ठीक है, अब अच्छे से जाइए देखिए उसको, आपको समझ में आ जाएगा। तो रही बात, अब हमें 5 पॉइंट हमें डिस्कस करना है ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जीडीपी ग्रोथ, फिर हम बैलेंस रीजनल ग्रोथ, फिर मैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपको बताऊंगा, और फिर उसके बाद लास्ट में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट से, आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन पॉइंट्स को पिक करते हैं, उनको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है जी, तो चलिए फटाफट से इसको नोट करो और हेडिंग डाल लो जीडीपी ग्रोथ। हेडिंग डालो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ अबव पॉइंट्स। ठीक है जी, जो हमारे पॉइंट्स दिए हुए हैं इनकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हैं।
तो सबसे पहला हमारे पास जो पॉइंट था दैट इज जीडीपी ग्रोथ। क्वेश्चन आता है सर जीडीपी ग्रोथ कैसे होगी? ठीक है, जीडीपी की ग्रोथ कैसे होगी? तो लिखिएगा फटाफट से, पहले इसकी थ्योरी लिख लीजिए बेटा। जीडीपी ग्रोथ is the central objective of the government budgetary policy. It is achieved in two ways. इसको दो तरीके से अचीव किया जा सकता है बेटा। फर्स्ट है by making public investment on infrastructure. First one. And second है बेटा by inducing private investment through tax rebates and subsidies. चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट से, फिर इसको समझते हैं। देखो भाई, तो अगर मैं इसका एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा, जीडीपी का बेसिक मीनिंग आपको पता ही है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक तरह से हमारा टोटल प्रोडक्शन का समीशन होता है, इनकम का समीशन होता है, एक्सपेंडिचर का समीशन होता है। तो जीडीपी को ग्रोथ करने के लिए हमें चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट। क्या चाहिए होता है बेटा? इन्वेस्टमेंट। राइट। अब जीडीपी में जब हमें ग्रोथ कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए। तो ध्यान सुनना प्लीज, इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होता है। एक तो पब्लिक, पब्लिक बोले तो सरकार, और एक प्राइवेट। ठीक है सर। क्वेश्चन आता है सर, गवर्नमेंट क्या बिजनेस 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 करेगी? क्या सरकार का काम बिजनेस करना है? नहीं बेटा, सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है। सरकार का काम है देश को चलाना, देश का लॉ एंड ऑर्डर सही करना, देश में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करना। तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पावर हो गया आपका, राइट, रोड्स हो गए, राइट, डैम हो गए, ब्रिज हो गए, एक्सेट्रा, फ्लाईओवर्स हो गए, दुनिया भर की चीजें, राइट। तो सरकार का मेन जो मोटो होता है वो क्या होता है बेटा? लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉपरली अच्छे से प्रिपेयर करना और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। ठीक है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बेटर होगा बेटा उतना देश का डेवलपमेंट ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। ठीक है जी। और प्राइवेट का काम है बेसिकली बिजनेस करना। क्या करना? बिजनेस करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, वगैरह वगैरह। तो अब क्वेश्चन आता है सर, सरकार जीडीपी को ग्रोथ करना चाहती है, अब सरकार सारा काम तो खुद नहीं कर सकती ना। यस, तो सरकार अपने पास रखती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स, राइट। वो भी बाद में टेंडर करके बेटा प्राइवेट को ही दे देती है अल्टीमेटली। और प्राइवेट का बेसिक काम होता है बेटा बिजनेस को डेवलप करना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। प्राइवेट कैसे करेगा? उसको कुछ लालच देना पड़ेगा ना। तो गवर्नमेंट बेटा इनको फायदा देती है, टैक्स में बेनिफिट दे देती है, और इनको सब्सिडीज प्रोवाइड कर देती है। अगर इनको सब्सिडी मिल रही है, टैक्स मिल रहा है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में जब सीएम योगी आदित्यनाथ जी आए थे, तो उन्होंने आने के बाद बहुत सारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया था यूपी में, और कहा था कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, हम आपको टैक्सेशन में बेनिफिट देंगे, हम आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, सब्सिडी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो पावर होता है उसमें आपको कंसेशन रेट पे इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, वगैरह वगैरह। तो कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट देके बेटा हम क्या कहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, और जितना ज्यादा इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा बेटा, तो जीडीपी ऑटोमेटिकली क्या होगी? हमारी ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाएगी। तो दिस इज द पॉइंट कि सर सबसे पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सरकार का क्या होता है बेटा? जीडीपी को ग्रोथ करना। ठीक है भाई। और जीडीपी कैसे ग्रोथ होगी बेटा? इन्वेस्टमेंट से। सर इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? दो तरह का इन्वेस्टमेंट होगा बेटा।
पब्लिक इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। पब्लिक कहाँ इन्वेस्ट करेगी बेटा? इंफ्रास्ट्रक्चर। जितना बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बिजनेस करने में उतनी आसानी होगी, उतनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत आसान होगी, राइट। और जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करेगा, और जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज्यादा जीडीपी हमारी ग्रोथ करेगी। ठीक है, तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं। देखो, जीडीपी ग्रोथ इन द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी, कहते हैं इसको अचीव किया जा सकता है दो तरीके से। पहला, बाय मेकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बेटा, और बाय इंड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थ्रू टैक्स ब्रिवेट्स एंड सब्सिडीज। ठीक है भाई, तो दिस इज द पहला, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट, दैट इज जीडीपी ग्रोथ। आई होप सो आपको ये समझ में आया हो, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हो चुका है, जीडीपी ग्रोथ, एंड द सेकंड पॉइंट इज बैलेंस रीजनल ग्रोथ। तो पहले फटाफट से अगेन इसकी थ्योरी नोट कर लीजिए, फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। कहते हैं द बजटरी पॉलिसी, चलो फटाफट से थ्योरी नोट करते रहना मेरे साथ के साथ। द बजटरी पॉलिसी प्लेसेस प्रायोरिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन in the country, that is backward reason. This is the first point. This is achieved through liberal tax laws for backward reasons. Establishment of SEZ in the backward regions चलिए नोट करो बेटा इसको फटाफट से, फिर इसको समझते हैं एग्जांपल्स के जरूर। नोट इट डाउन फास्ट। देखो बेटा, अगर मैं बेसिकली बात करूं, तो अगर मैं भारत की बात करूं बेटा, इंडिया दो सेगमेंट्स में बटा हुआ है बेटा। एक है अर्बन एरिया और एक है रूरल एरिया। प्लीज ध्यान से देखिएगा, इंडिया बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट, फर्स्ट वन इज रूरल, अर्बन। ठीक है ना, रूरल एरिया और अर्बन एरिया। अब रूरल एरिया बेसिकली भारत में थोड़ा सा बैकवर्ड है, थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, बैकवर्ड एरिया। एंड अर्बन में कुछ डेवलपमेंट्स हैं। तो हुआ क्या सर, बेसिकली मेजोरिटी ऑफ रूरल एरिया इन इंडिया, ऑब्वियसली बात है ना, मेजोरिटी किस चीज की है बेटा? रूरल एरिया की है, ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है ना, और जो हमारा अर्बन एरिया है वो थोड़ा सा कम है, जैसे दिल्ली हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया, चेन्नई हो गया, राइट। दीज आर द सम अर्बन एरिया जो डेवलप है, राइट। नोएडा आपका आ गया, सिटीज वगैरह। ठीक है, द क्वेश्चन ये आता है सर, क्या अगर सिर्फ अर्बन एरिया डेवलप होते रहे तो क्या इंडिया डेवलप हो पाएगा? नो सर। इसका मतलब डेवलपमेंट दोनों का ही होना चाहिए, और दोनों का ही डेवलपमेंट मतलब दोनों ही बैलेंस तरीके से डेवलप हो। यस और नो? अब क्या होता है बेटा, जो भी सरकार की पॉलिसीज आती हैं उनका इम्पैक्ट अर्बन में तो दिखता है, राइट। अर्बन में उसका इम्पैक्ट दिखता है, डेवलपमेंट भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट आज भी बेटा बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं जो डेवलप नहीं है,
जहां पर बहुत सारी चीजों के डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए तो बेटा दैट इज माइग्रेशन होता है, राइट। अर्बन एरिया में पॉपुलेशन का ज्यादा होना, उसका कारण क्या है? रूरल एरिया का डेवलपमेंट नहीं है। अब जब रूरल एरिया डेवलप नहीं हुए हैं तो डेफिनेटली वहां के लोग कहाँ जाएंगे? दे आर माइग्रेट टू द अर्बन एरियाज। और आप दिल्ली का हाल देख लीजिए बेटा, पॉपुलेशन के मामले में दिल्ली 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं, जबकि इतनी कैपेसिटी दिल्ली की नहीं है। तो उसका कारण यही है बेटा कि रूरल डेवलपमेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट का जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है, गवर्नमेंट बजट के थ्रू गवर्नमेंट का जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है बेटा, वो है इन रूरल एरियाज को डेवलप करना, यानी कि एक ऐसा डेवलपमेंट पॉलिसीज लेकर आना बेटा जो दोनों एरिया को डेवलप करे एक बैलेंस तरीके से, तो जिसको हम बोलते हैं बैलेंस रीजनल ग्रोथ। यानी कि हर जो हर इलाका है वो अपने आप में बेटा डेवलप हो, उसका ग्रोथ हो प्रॉपरली। अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इन एरियाज के लिए कुछ टैक्सेशन पॉलिसी में लिबरल लिबरल टैक्सेशन पॉलिसी लेकर आती है, राइट। लिबरल टैक्सेशन पॉलिसीज, यानी कि जो रूरल एरिया है उनके ऊपर बेटा थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दे, भी आपका ज्यादा हैवी टैक्सेस नहीं देना, रिलैक्सेशन टैक्सेस दीजिए आप। आपको मैं टैक्स हॉलिडे प्रोवाइड कर दूंगा, कुछ साल का टैक्स ही माफ कर देंगे आपका, ठीक है। दूसरा, इन एरियाज में हम एससीजेड का डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। एससीजेड क्या होता है बेटा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, यहाँ पर बेटा आप अगर ग्रेटर नोएडा का भी विजिट आपने किया होगा तो वहां पर आपको ये एससीजेड के एरिया दिख जाएंगे। क्या होता है बेटा एससीजेड? सर सरकार ना जिन एरियाज को डेवलप करना चाहती है वहां पर कुछ लैंड एलोकेट कर देती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसको डिक्लेयर ही कर देती है, भैया इस एरिया को हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर रहे हैं। सर इसका क्या बेनिफिट है? सर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो भी बिजनेस काम कर रहा होता है उसके ऊपर टैक्सेशन कम होता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर सप्लाई जा रहा है उसको कंसेशन रेट मिल जाता है, उसको सरकार की सब्सिडी मिल जाती है, आसानी से लोन मिल जाते हैं, तो डेवलपमेंट होगा, बिजनेस करेगा, डेवलपमेंट होगा, तो वो एरिया भी ऑटोमेटिकली क्या होगा बच्चा? डेवलप हो जाएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स है बेटा, जिसमें से सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो ग्रेटर नोएडा। तो नोएडा में बेसिकली बेटा दिस पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और भी बहुत सारे हैं बेटा, राइट। सरकार अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करना चाहती है तो वहां पर बेटा उस पर्टिकुलर एरिया के कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस को स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर देती है, ताकि वहां पर आप जाके बिजनेस करें, आसानी से लोन लें, सब्सिडी लें, टैक्सेशन बेनिफिट लें और उस एरिया को भी साइमल्टेनियसली डेवलप करें। या फिर उस एरिया के लिए बेटा सरकार कुछ लिबरल टैक्सेशन पॉलिसीज लेकर आ जाती है कि भैया हम आपसे ज्यादा टैक्स नहीं लेंगे, आप बिजनेस कीजिए, काम कीजिए, हम आपसे ज्यादा टैक्सेस नहीं लेंगे, आपसे सिर्फ मिनिमम टैक्स लेके हम आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से बेटा सरकार कोशिश करती है कि जो रूरल एरिया है, जो बैकवर्ड एरिया है, उनका भी डेवलपमेंट होता रहे और एक बैलेंस रीजनल ग्रोथ यहाँ पर अचीव हो सके। आई होप सो आपके समझ में आ गया होगा। एक बार फटाफट से इसकी थ्योरी गोन थ्रू कर लेते हैं बेटा। कहता था बजटरी पॉलिसी प्लेसेस प्रायोरिटी, क्या लिखा बेटा? प्रायोरिटी, इसको सबसे पहले दिया जाता है प्रायोरिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड रीजन्स। जो बैकवर्ड इलाके हैं, रीजन्स हैं, उनकी डेवलपमेंट में प्रायोरिटी दी जाती है बेटा सरकार के, ठीक है ना। अब कैसे सरकार अचीव करेगी इसको? टैक्स लॉज में कुछ लिबरलाइज पॉलिसी ले आएगी बेटा, रिलैक्सेशन पॉलिसीज ले आएगी, और स्टेब्लिशमेंट कर सकती है किस चीज का बेटा? एससीजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को स्टेब्लिश करके आगे एक उस पर्टिकुलर एरिया को डेवलप किया जा सकता है। क्लियर हुआ? हाँ जी बेटा, समझ आया आपको ये? प्लीज इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, एनी डाउट आप पूछ सकते हैं। लिखो लिखो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वाला पॉइंट लिखो बेटा, ठीक है। बाकी जो मैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस है और रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ वाला है वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आप इसको लिखिए, फोकस ऑन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड द प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव services generate employment।
यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं। मनरेगा, इसकी फुल फॉर्म होती है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, चलिए इसे फटाफट से लेके बेटा। देखो गवर्नमेंट क्या करती है, ध्यान सुना प्लीज। अगेन बेटा, एम्प्लॉयमेंट क्या बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर रोजगार नहीं होगा तो सोसाइटी में एक पार्टिसिपेशन लेवल अनइक्वालिटी में चला जाएगा, जहां पर कहने के बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। तो इसलिए बेटा सरकार का जो ऑब्जेक्टिव रहता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना। ठीक है, तो कहते हैं बजटरी पॉलिसी ऑल्सो फोकस ऑन द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी कि सरकार बेटा फोकस करती है कि कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को पैदा किया जाए, जनरेट किया जाए। ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइजेस, सरकार क्या करती है बेटा, जो पब्लिक एंटरप्राइज होती है, पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकती है, या फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लेकर आ सकती है बेटा अंडर द एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, राइट, गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन इन तरीके से बेटा सरकार क्या करती है, कोशिश करती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना। और पुअर सेक्शन के लिए बेटा स्पेशली सरकार ने एक पॉलिसी लॉन्च करी है, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें बेटा वो पुअर सेक्शन को जनरली, जो पुअर सेक्शन है उनको कुछ दिन का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की कुछ गारंटी प्रोवाइड करती है सरकार। ठीक है, ये सिर्फ पुअर सेक्शन के लिए है। तो दीज आर द सम स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, और जनरली बेटा गवर्नमेंट कोशिश करती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने का, क्योंकि जितना ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है, तो ये कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी बहुत सारा फोकस करती है। तो इसमें बेटा कुछ खास पढ़ने लायक है नहीं, इट्स अ बेसिक पॉइंट, आप सबको पता है इसके बारे में ऑलरेडी। राइट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपको रिकॉर्डिंग से देखना है, लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर 8। ठीक है, तो इसको ध्यान सुनना बेटा, ये एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन है, जो मनरेगा पॉलिसीज है ना, ये सरकार जो स्टेप लेती है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, वो गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की जॉब्स आ जाती हैं, वो सारी चीजें बेटा इसमें आ गया। ठीक है, तो आज की क्लास बेटा यहीं समाप्त करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बाकी के पॉइंट। तो यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं।